हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा यानी कि कॉम्फेड का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। और ये सीरीज आपकी रेगुलर चलेगी आप इसी चैनल पे। यानी कि ये आपको डेली साइंस के 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है साइंस कितना ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने साइंस के क्वेश्चंस को शुरू से लेकर अंत तक के लिए रखा हुआ है, जिसमें आपको रोज 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में अभी लगभग 15 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो 15 दिनों में अगर आप 40 क्वेश्चंस आप डेली करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 600 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे साइंस के, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और हमारे चैनल पे मेगा मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट भी चलाया जा रहा है जीके जीएस का, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। फिलहाल आइए देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है। तो ये हमारे केपलर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपलर ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनका जो पथ है वो वृत्ताकार नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार है या फिर अंडाकार उसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारे सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं, या फिर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, इस वीडियो में ग्रह ग्रह और सौर प्लेनेट से सौरमंडल से संबंधित सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ग्रह और सौरमंडल से संबंधित आज के इस सीरीज में सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम, ताकि इससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वे है, मतलब इसमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है शनि। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो ये शनि का उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे छठा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है या फिर उसका भार बढ़ जाता है, या फिर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर वह पूर्ण रूप में भार रहित रहता है, या फिर भार रहित हो जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका भार जो है घट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु 100 kg की है तो वहाँ पे कितने केजी की हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, यानी कि 100 में आपको 6 से भाग लेना होगा। मतलब कि अगर ऐसे इजी बात में बात करें तो यहाँ पे अगर 60 kg की है तो वहाँ पे 10 kg की हो जाएगी चंद्रमा पे। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पे भार कितना होता है पृथ्वी के मुकाबले, 1/6 होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां देख सकते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा कथन है, ये बोल रहा है कि फोबोस और डीमोस जो है मंगल के दो उपग्रह हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो डीमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और फोबोस और डीमोस दोनों जो है मंगल के उपग्रह हैं। यानी कि दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल की खोज की जा चुकी है। तो हमारे ब्रह्मांड में अभी तक 89 यानी कि 89 तारामंडल की खोज कर दी जा चुकी है। 89 तारामंडल की खोज हमारे सौरमंडल में अभी तक यानी ब्रह्मांड में की जा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश में विस्फोटक तारा है
कौन सा आकाश में विस्फोटक तारा है, तो ये हो जाएगा आपका अभिनव तारा। जो अभिनव तारा है ये हमारा आकाश में विस्फोटक तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव तारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन आप कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देख सकते हैं ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ग्रहों के पास आपका अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, ग्रहों के पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ये जो है सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तभी पृथ्वी चमकती है, ऐसा होता है। ठीक है, किसी भी ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि सभी ग्रह सूर्य को चक्कर लगाते हैं। शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, तो ये भी सही है कि शुक्र और जो वरुण है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये करते हैं परिक्रमा, लेकिन बाकी सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक केवल असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट का उदाहरण है। तो आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट का जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह जो है आंतरिक ग्रह का उदाहरण है, और इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो गर्म ग्रह होता है शुक्र। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म होता है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा निम्न में से कौन है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है ये हमको बताना है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा हमारा सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रोड। क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हमारे जो है हिम्मत हमारी बढ़ती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और मेगा मॉक टेस्ट जो चलाया जा रहा है हमारे चैनल पे उसे भी ज्वाइन कीजिए, और मॉक टेस्ट जो चलाया जा रहा है हमारे चैनल पे जीके जीएस का उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो कि सारे के सारे बिहार बिस्कोमान के लिए ही है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्लूटो और चौरान तथा सेरस उदाहरण है। प्लूटो हो गया, चेरॉन हो गया, सेरस हो गया, ये सभी उदाहरण है बौने ग्रहों का। ठीक है, देखिए प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन बाद में इसे भी बौने ग्रह की श्रेणी में ला दिया गया है। अब जो है 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में प्लूटो के हटने के बाद। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया एक पर्वत का नाम है। निक्स ओलंपिया पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत का नाम हमने रखा हुआ है उसको खोज के, तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर स्थित है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पूछता है तो ये चांद ग्रह पे स्थित होगा। ठीक है, चांद जो हमारा उपग्रह है पृथ्वी का इस पे होगा, और मंगल ग्रह पे कौन सा है, निक्स ओलंपिया पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1976 में वाइकिंग यान, जो वाइकिंग यान है किस ग्रह या उपग्रह पर उतारा गया था। तो वाइकिंग जो यान है या उपग्रह है इसे किस ग्रह या उपग्रह पर उतारा गया था, तो इसे उतारा गया था आपका मंगल ग्रह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे मंगल ग्रह पे उतारा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन किन के बीच अवस्थित है।
तो हमारे सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो अवस्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मंगल और बृहस्पति। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 19वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो किसका घनत्व सबसे कम है, तो सबसे घनत्व कम वाला हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है क्योंकि ये गैसीय गोला है। शनि ग्रह में केवल गैस है, जमीन है ही नहीं, केवल गैस ही गैस है, तो इसीलिए इसका घनत्व सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़े तो मैं शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा और कुछ आपको बता दूं। तो शनि ग्रह का जो ये ग्रह है शनि ग्रह, इसके आगे आप देखिएगा कि एक पट्टी टाइप का ऐसा दिखता है। ये पट्टी में केवल जो ये होते हैं एस्टेरॉइड्स एवं धूलकण एवं हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए बर्फ के कुछ गोले होते हैं जो कि सूक्ष्म आकार में होते हैं, इसलिए हमें पट्टी टाइप के दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शनि का ही उपग्रह टाइटन है, इसे भी मैंने अभी बताया है आपको कि शनि का उपग्रह कौन सा है, टाइटन जो है वो शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अरुण की खोज, अरुण ग्रह जो था उसकी खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज जो है विलियम हार्वेल ने किया था, सॉरी हार्सेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जो जगह, विलियम हार्सेल ने वरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं कि अरुण ग्रह, जो अरुण ग्रह है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसके बारे में, अरुण ग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो पढ़ते हैं कि यह ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सातवां ग्रह है। अरुण बाह्य ग्रह है, तो ये भी बिल्कुल सही है, अरुण एक बाह्य ग्रह है। अरुण ग्रह में मीथेन गैस की अल्पता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो अरुण ग्रह है इस पे सबसे ज्यादा मीथेन ग्रह ही है। ठीक है, मीथेन गैस ही सबसे ज्यादा है अरुण ग्रह पे, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, और यहाँ पे मीथेन की अल्पता नहीं अधिकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसमें पूछा जा रहा है, तो ये है आपका गैनीमीड। गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत कथन बताना है, कौन सा कथन आपका गलत है निम्न में से। तो गलत देख सकते हैं कि ऊष्मा जो है, जूल ऊष्मा का मात्रक है, सही है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति केजी है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र का गॉस है, ये भी सही है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन सेकंड, ये गलत है आपका। पृष्ठ तनाव का न्यूटन सेकंड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत है, सॉरी डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1 इंच में होता है, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो 1 इंच में होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसमें पढ़ते हैं अगर, तो देख सकते हैं कि मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मंगल एक लाल ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह जो है, अभी हमने आगे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मंगल और पृथ्वी के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि बृहस्पति का सबसे विशाल ग्रह है, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, इसका वायुमंडल अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका वायुमंडल जो है अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह हैं, तो बिल्कुल नहीं, आंतरिक ग्रह सारे नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए निम्न में से किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, सॉरी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम दोस्तों, तो हम करेंगे बोलोमीटर का प्रयोग। बोलोमीटर का प्रयोग क्या करेंगे हम, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए करेंगे। अब फटाफट से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से इस वीडियो खत्म करते हैं ताकि लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर के भाग
को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए आपका जो है एंडोस्कोपी का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोस्कोपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल भी कहते हैं। तो कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल, आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना ही होगा, जहाँ पे आपका टाइम एकदम स्लो हो जाता है या फिर फास्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पर टाइम का वैल्यू खत्म हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आदमी चला जाता है। एक ऐसा छिद्र होता है यहाँ पे ब्रह्मांड में हमारी स्थित है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। बोले उसका प्रतिपादन किसने किया ब्लैक होल के सिद्धांत का? तो ये हमारे थे एस चंद्रशेखर, जो कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि तारों का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है, तो ये जो तारा का रंग है वो किस क्या बतलाता है, क्या सूचक है? तो ये बतलाता है उसके ताप का सूचक है। जब तारा ज्यादा चमकता है, समझ लीजिए कि उसमें ताप बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी कहाँ स्थित है, किन दो ग्रहों के बीच स्थित है दोस्तों? तो पृथ्वी जो है हमारा शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। ठीक है, पृथ्वी किसके बीच स्थित है? शुक्र और मंगल। यहाँ पे अगर सूर्य हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य हो गया, तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगी, यहाँ पे मंगल हो जाएगा, फिर बृहस्पति और फिर शनि, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे चंद्रमा पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल के विषम में जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेली धूमकेतु एक प्रकार का धूमकेतु है जो अंतिम बार दिखाई पड़ा था। तो हेली धूमकेतु जो अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था? तो हेली धूमकेतु जो है 1986 में अंतिम बार दिखाई दिया था, 1986 में हेली धूमकेतु। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि शुक्र का वायुमंडल 97% किस गैस से भरा हुआ है? तो शुक्र के वायुमंडल में 97% आपके, मैंने पहले भी ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लगभग 97% CO2 है, इसीलिए वो गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि 36 क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई देता है। तो कौन सा इसमें तारा है जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित होने के कारण हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में आप लोग देखेंगे तो सूर्य के ढलते टाइम पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है। सूर्य जो हमारा ध्रुव तारा है, तो ये हमेशा उसी दिशा में देता है, क्योंकि ये जो है उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? तो सबसे चमकीला तारा यहाँ पे हो जाएगा अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। जो सबसे चमकीला तारा है वो साइरस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है पीडीएफ को पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाते हैं हमें, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे साइरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे चमकीला तारा। और जो ऑप्शन नंबर सी था वो इसका आंसर था 38 नंबर क्वेश्चन का, तो मैंने उसमें से फेर दिया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सूर्य सिद्धांत का कॉपरनिकस ने किया था। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपरनिकस ने किया था सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आकाश गंगाएं दूर भाग रही हैं, विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसे कैसे ज्ञात, किस प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? हालांकि ये बात सही है कि आकाश गंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है तो इसमें भी लगातार विस्फोट हो रहा है और इससे अनेक ग्रह बन रहे हैं। उसी तरह आकाश गंगाएं जो हैं वो लगातार दूर होती जा रही हैं। हमारी पृथ्वी मान लीजिए है तो आकाश गंगाएं लगातार दूर होती जा रही हैं, और जो हमारा ब्रह्मांड है वो और फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। ठीक है,
तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था डॉपलर प्रभाव, यानी कि डॉपलर ने बताया था, इसलिए डॉपलर प्रभाव इसे कहते हैं कि गंगाएं दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार फैलाव हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि एटलस, रियो और एपेटस तथा डियोन निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो एटलस हो गया, रियो हो गया, रिया हो गया, एपेटस हो गया और डियोन हो गया, ये सारे उपग्रह हैं शनि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये आपका 40 साइंस के क्वेश्चन है जो मैंने करा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।